जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी, ईवीएस और पेडागोगी की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्राय आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न की जो सीरीज है, यह व्यक्तिगत आप लोगों के लिए ही तैयार कराई गई है। इसका एकमात्र मूल मकसद यह है कि ताकि आप परीक्षा में बेहतर अंक अर्जित कर सके और यहाँ से परीक्षा में हूबहू प्रश्न आए। ये क्लास प्रतिदिन रात 8:30 हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। इस क्लास के बाद, क्लास खत्म होने के बाद, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आप लोग को उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग प्रतिदिन 8:30 ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाया करिए और इस प्रश्न बैंक में और आपको ये देखना है कि दिए गए प्रश्नों की सीरीज में से आपके कितने सही होते हैं। आप प्रश्न के तभी जवाब सही दे पाएंगे यदि आपने हमारा एनसीईआरटी के नोट्स या आपने खुद एनसीईआरटी की किताबें पहले से पढ़ी हो। चलिए तो आज हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावती प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो जरा फटाफट सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके इस तरह के प्रश्नों का बताएं कि इसका क्या उत्तर होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावती प्रकरणों का उप प्रकरण है। फटाफट कमेंट करिएगा। ऐसा प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आपने पर्यावरण की एनसीएफ 2005 की और पर्यावरण की थीम अगर आपने पढ़ी होगी, 6 थीम, तो उन 6 थीमों में से यह थीम इसमें से है। तो बताइए वह कौन सा है। सभी लोग फटाफट बताएं। जैसे भोजन, परिवार और मित्र, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आवास, यात्रा, ये सभी क्या है, ये पर्यावरण की थीम है जो सीटेट की परीक्षा में हूबहू ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, लेकिन थोड़े से परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है यह ईवीएस के लिए एनसीईआरटी ईवीएस की महत्वपूर्ण सीरीज है और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वह होगा जानवर, क्योंकि जानवर जो है यह इसका उप प्रकरण है। अगर आपने एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। सभी साथी जो लोग लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा, जानवर इसका राइट आंसर होगा। मतलब आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का जो उत्तर बताया है वह क्या है, जानवर इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, आप वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दें लाइक करने के बाद। ठीक, कारण यह है कि इस पेज को बनवाने के लिए केवल टाइपिंग के पैसे ही नहीं लगे, बल्कि इसके प्रश्न को बनाने में भी समय लगा है। तो आप इसको शेयर कर देंगे, सभी के पास पहुंच जाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है और शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। यह भी एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर आपने एनसीईआरटी पैटर्न को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो यकीनन आप दिए गए प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। तो फटाफट बताइएगा कि जब मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। यह ईवीएस कक्षा 5 में है। ईवीएस एनसीईआरटी की जो है वो क्लास 5th में है। इसमें है क्लास 5th। अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। यकीनन आप लोग ने सही जवाब देना शुरू किया है। तो सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतना लोगों तक पहुंचाएं। सभी लोग फटाफट शेयर करें। पैसा नहीं लगेगा यार शेयर करने का, मेरा भले पैसा लगता है टाइप कराने का और फिर इसको आप तक पहुँचाने का। तो यहाँ पर देखिए, शरीर में अच्छी प्रकार का आधार देना। देखिए ये तो नहीं होगा कि जब मानो खड़ा होकर चलने लगेगा तो उसको एक आधार मिल जाएगा, मतलब ये विकल्प गलत। शरीर का भार कम कर देना। अब बताइए, अगर मानव 2 पैरों पर चलने लगेगा तो क्या उसका शरीर का भार कम हो जाएगा? नहीं होगा। अधिक तेज चाल से, हाँ ये कुछ हद तक सही है कि अब वो अधिक तेज से चल सकेगा, लेकिन बाघ, शेर, चीता ये तो हमसे तेज चलते हैं, इसलिए यह भी विकल्प उतना उपयुक्त नहीं है। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञानुसार काट सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो शरीर है, जैसे कोई बच्चा कलम उठाता है, कैसे उसका दिमाग ही कहता है क, तो जब हम क बोलते हैं बच्चों को लिखने के लिए, उसके पहले दिमाग में जाता है, उसके दिमाग में एक चित्र बनता है कि इसको ऐसे बनाना है, तभी हो जाएगा क। जैसे कोई कह दिया कि ई लर्निंग विद दुर्गेश, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश कोई कहेगा तो आपके दिमाग में ई लर्निंग विद दुर्गेश का एक कॉन्सेप्ट बनेगा, उसका एक लोगो बनेगा या उसका नाम बनेगा या उसका एक चेहरा आएगा, फिर आप क्या करेंगे, आप उसे बना देंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उपयुक्त होगा पेडागोगी के अनुसार वह क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी है, मैंने आपको कई बार बताया केवल एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है। ये क्लासेज प्रतिदिन रात 8:30
ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। जी हाँ, और इसकी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पे मिलती है, जो दुर्गेश सर सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का सबसे प्रमुख गुण क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। देखिए, आप अगर ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज को प्रैक्टिस कर लेंगे तो परीक्षा में यकीनन आप बेहतर स्कोर करेंगे। और भी क्लासेज 2 दिन के बाद सभी क्लासेज चलने शुरू हो जाएंगी, माने सीटेट की पूरी कोर्स स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोग जुड़े रहेंगे तब तो। अब आइए देखते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है। ममता है, अब्दुल है, अनिल है, बंकटेश यादव है, प्रमोद है, तनुजा है। चलिए देखिए, चयनात्मक। देखिए, जो चयनात्मक होता है ये समस्या विधि का भी एक गुण है, माने चयन करना। जैसे आपके सामने 2 चीजें आ जाए, जैसे आपके सामने आ जाए खीर भी खाना है आपको, खीर एक तरफ मिठाई, तो आप इसमें क्या करेंगे, किसको चुनेंगे। तो एक समस्या आ गई, क्या खाएंगे, इसमें क्या करेंगे, आप चयन करेंगे कि पहले खीर खानी है कि पहले क्या खानी है, पहले मिठाई खानी है। तो बच्चों के सामने भी प्राय से समस्या आती है कि आज आपको अपनी बुआ के यहाँ जाना है या आज स्कूल जाना है, तो बच्चे कहते नहीं हमको बुआ के यहाँ जाना है। तो ये क्या होता, ये उसके समस्या जब उसके सामने आती है तो चयनात्मक विधि हो गई। दूसरी सृजनात्मक विधि, माने सृजन करने की विधि आती है। जैसे उसको कह दिया जाए एक काम करते हैं, जैसे आप एक प्रश्न आ जाए बच्चे के सामने सृजन करने का कि ये बताइए सबसे अच्छा नाव कौन बनाएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, चाहे कागज की नाव बनानी हो चाहे ड्राइंग करनी हो, सभी बच्चे क्या करते हैं, तुरंत क्या करें, कॉपी कलम निकालेंगे, नाव बनाना शुरू करेंगे। बेशक वो अच्छा ना बना पाए, लेकिन हम वहाँ पे ये देख पाते हैं कि जो बच्चे के अंदर सृजनात्मक विधि का सबसे ज्यादा विकास होता है, मतलब ये भी सही है। फिर लक्ष्य केंद्रित विधि, जो बच्चे होते हैं प्राय वो लक्ष्य केंद्रित होते हैं। जैसे अगर उनको पता है कि आज स्कूल से भागकर आम तोड़ना है, क्या करना है, आम की बाग में आम चोरी करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, वहां से निकलेंगे और सीधा अपने लक्ष्य की तरफ जाएंगे। अगर उनको ये पता है आज यहाँ से भागकर स्कूल से जाना है और हमें खेलना है, तो बच्चे क्या करेंगे, तुरंत वहां से भागेंगे और खेलने निकल जाएंगे। मतलब साफ और स्पष्ट है कि यहाँ पर तीनों सही है। समस्या विधि का जो गुण है वह तीनों है, मतलब यहाँ पे उपरोक्त सभी डी का उत्तर सही होगा। मतलब जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे उन सभी ने डी जवाब दिया था। इससे स्पष्ट होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने चारों विकल्प की व्याख्या इसलिए कर दी कि परीक्षा के प्रश्न में चयनात्मक ही केवल दे सकता था, सृजनात्मक भी दे सकता था, लक्ष्य केंद्रित विधि भी दे सकता था। उस दशा में आपको कोई समस्या ना हो, इसलिए ये चीजें आपको जानना जरूरी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहला काम लाइक करिएगा, दूसरा काम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके पैसे नहीं लगेंगे और जितने लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं यकीनन वो इस बार सीटेट परीक्षा अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, ये क्लास हमारी जौनपुर से चलती है, टीडी कॉलेज गेट के पास, जहां पर ये मोबाइल नंबर पर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जौनपुर जनपद से तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, और नहीं तो कहीं से भी घर बैठे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स उपलब्ध है, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 4। क्योंकि एक दिन में हम आपको 10 प्रश्न कराएंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे, विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी साथी को, जितने लोग देख रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे, निम्नलिखित में से एक कोश की जीव सूक्ष्म जीव है कौन सा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। यह भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि एक कोश की सूक्ष्म जीव कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके आप अपने प्रश्न का जवाब जरूर दें। देखिए, यहाँ पर जो आपका इसका उत्तर होगा वो स्पाइगोएरा नहीं होगा, हाइड्रा नहीं होगी, हाइड्रा पेड़ होता है, विषाणु। तो यहाँ पर आपने देखा पेट दर्द में जो होता है प्राय तो होगा पैरामीशियम। क्या होगा, पैरामीशियम। तो जितने लोगों ने उक्त प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है, मतलब ए वाले राइट आंसर है, ए वाले पूरी तरीके से सही है। और क्लास की टाइमिंग के लिए जुड़ जाइए, कल से आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं मिलेगी। टाइम अपने अलार्म लगा लीजिए, 8:30 बजे, 9:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, ये क्लास के अलार्म लगाइए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। यह भी एनसीईआरटी में है। जी हाँ, मैंने सारा प्रश्न आपके एनसीईआरटी से तैयार किया है। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, हम केवल एनसीईआरटी को टारगेट करते हैं। सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। और आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है, चाहे इसे फेसबुक की स्टेटस पे डाल दें, चाहे आप फेसबुक के टाइमलाइन पे डाल दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप की स्टेटस पे डाल दें। इतना तो कर सकते हैं आप। यार, हम आपके लिए प्रश्न की सीरीज टाइप करवाते हैं, टाइप करने का पैसा अलग से देते हैं, ठीक।
पीडीएफ एक दो दिन के अंदर, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें कुछ गलतियां निकलती हैं, तो उसको सुधार करने के बाद मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो जल्दी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, सबसे पहले पेड क्लास को मिलेगा, फिर फ्री क्लास को मिलेगा। पेड क्लास को पूरा मिलेगा 60 प्रैक्टिस सेट, आप लोग को फ्री की 20 मिलेगी। देखिए यहां पर इसका उत्तर जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोगों ने इसका प्रश्न का उत्तर काफी लोगों ने दिया है। लैंड स्टीनर, जो लैंड स्टीनर थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज किया था। कार्ल मार्क्स, ये समाजवाद के प्रणेता है, किसके, समाजवाद के। ये आप लोग जानते रहिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में पूछ दे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो शेयर कर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा। यहां पर देखिए, निम्न में से गिर का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जैसे आप देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी है, अब मैं जब इसे सुधार कराऊंगा तो मैं दोबारा पीडीएफ दूंगा। कब मैं इसे दोबारा टाइप कराऊंगा तो दोबारा उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं दोबारा करा के आपको दूंगा। निम्न में से गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में, आप देखिए किसकी जगह सिख हो गया है, देख रहे हैं आप लोग, किसकी जगह सिख हो गया। तो फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके आप लोग बताइए। एकदम आसान प्रश्न है, गिर का जंगल कहां पर है। और आप जानते हैं शेर और बाघ में क्या अंतर है, यह शेर के लिए, किसके लिए, शेर के लिए। अब शेर को दाढ़ी होती है, शेर को क्या होती है, दाढ़ी होती है, और बाघ को दाढ़ी नहीं होती। ठीक है, आराम से हमारे लिए, हम अपनी तरफ से इसको बनाए हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो जो गिर का राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है, वो है आपके गुजरात राज्य में। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। यकीनन आप लोग के प्रश्न यहाँ पे पूरी तरीके से सही हो चुके होंगे। किसी कोई मन में डाउट, कोई प्रश्न, कोई समस्या हो तो तुरंत फटाफट कमेंट करेगा और कमेंट करके पूछ सकता है। इसके साथ मैं वीडियो को आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बिना कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्योति अपने परिवार के साथ घूमने गई, वह दिल्ली से बंगलुरु गई और बंगलुरु से चेन्नई, उसकी यात्रा किस दिशा में हो रही है। फटाफट बताइए, देखते हैं सबसे पहले इसका उत्तर कौन बताता है। देखते हैं आज सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कौन बता रहा है। देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कौन बता रहा है। जो लोग लाइव है फटाफट बताएं, सबसे पहले फटाफट बताइए कौन इसका जवाब देगा। भैया इतना समय लगेगा यार, इससे जल्दी तो मैं बता लेता। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको मैप बना रहा हूँ, मैं पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर भरोसा करते हैं तो आपको ये बातें पता होंगी कि हम जो पूरी टाइप पढ़ाते हैं प्रश्नों की, वो पूरा एनसीईआरटी है, और हम एनसीईआरटी से ही पूरे प्रश्न बैंक को तैयार किए हैं। मेरा उद्देश्य ये था कि जब परीक्षा हाल में आप बाहर जाएं, निकले, तो आपको एक ही बात याद रहे कि इस नोट से आपके सभी प्रश्न आपको आसानी से मिल गए। माना ये भारत का मैप है, माना ये भारत का मैप है, और भारत का मैप बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन काम चलो मैंने आपको बना दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ज्योति अपने परिवार के साथ घूमने गई, वह दिल्ली से बंगलुरु गई। देखिए दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली से कहाँ गई, यहाँ से पहले बेंगलुरु आई। कहाँ पे, ये कर्नाटक यहाँ पर है, यहाँ बेंगलुरु आई। अब बेंगलुरु से चेन्नई गई, अब कहाँ गई, अब वहाँ से चेन्नई की तरफ गई। चेन्नई यहाँ पर है, क्यों चेन्नई कहाँ पर है आगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका तमिलनाडु की राजधानी है। तो ये इस तरह से गई, मैंने पहले यहाँ से नीचे आई। तो यहाँ पे जो मैप होता है, मैं मैप आपको यहाँ बता दूँ, ये ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले नीचे आई, मैंने सबसे पहले दक्षिण में आई, साउथ आई, तो पहले साउथ आई, ठीक, उसके बाद ईस्ट में गई, उसके बाद कहाँ गई, ईस्ट में गई, पूरब तरफ गई। मैंने साउथ के बाद तब ये ईस्ट में गई, मैंने पहले दक्षिण फिर पूरब, तो दक्षिण पूरब कहाँ हुआ। इसका मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो क्या होगा, दक्षिण और पूरब। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर बी बताया है, उन सभी के प्रश्न का जवाब पूरी तरीके से सही है। तो क्या सभी लोग को समझ में आया। जितने लोग को समझ में आ गया मेरा पढ़ाने का तरीका, प्रश्न बैंक, वे सभी लोग वाई कमेंट करें, नहीं तो यन कमेंट करें। ज्योति मैम को आप लोग जानते ही होंगे, तो प्रश्न बनाते हुए उनके नाम का भी प्रयोग किया गया है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं। आगे से जो लोग चाहते हैं, जो रेगुलर क्लास में रहेंगे, उनके नाम पर भी हम प्रश्न बैंक तैयार करा देंगे। तो यहाँ से बताइए किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही है ना। दिशा याद रखिएगा, ठीक है। ये 90-90 अंश का कोण होता है। उसके बाद अच्छा एक बात आप लोग बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर एक केरल है, केरल की राजधानी क्या होगी। जो लोग लाइव देख रहे हैं बताएं केरल की राजधानी क्या होगी। सभी लोग बताएं फटाफट कमेंट करके, केरल की राजधानी क्या होगी। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। हाँ, जूनियर की भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। सुनीता जी 1-2 दिन में जूनियर भी स्टार्ट हो रहा है, जूनियर प्राइमरी दोनों, बस 1-2 दिन की देरी है। मैथ की क्लास, पेड क्लास चलती है। आगे बढ़ रहे हैं, मैं तिरुवनंतपुरम राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा।
निम्नलिखित में से ये एनसीईआरटी जो पढ़ा होगा वही जवाब दे पाएगा, या आप हमने हमारी नोट्स पढ़े हो या तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो, तभी आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित में से हाथियों के झुंड में कितने हाथी होते हैं? पूरी तरह से एनसीईआरटी है, जी हाँ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की क्लास है। सभी लोग फटाफट आंसर जवाब दे। और एक बात और, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, जल्द इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ साथ और भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि और भी पीडीएफ आपके लिए तैयार हो रही है। जैसे हम सीडीपी की बात करें, सीडीपी, गणित शिक्षण, हिंदी शिक्षण, गणित शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, ये सभी प्रश्न आपके लिए टाइप होना शुरू हो चुका है। थोड़ी सी पैसे कमी की वजह से उनको भी हमने पेमेंट नहीं किया है, जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत हमें क्लास मिल जाएगा। देखिए इसका जो उत्तर होगा, सबसे ज़्यादा लोग ए बता रहे हैं, लेकिन हाथियों के झुंड में जो हाथी होते हैं, एनसीईआरटी के आधार पर, मैं एनसीईआरटी के आधार पर उत्तर मानूंगा, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी के आधार पर ही उत्तर मानता है। यहाँ पर होगा 10 से 12। कितने होंगे? 10 से 12। कितने? 10 से 12 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं? 10 से 12 होते हैं एनसीईआरटी कक्षा 4 में। एक कक्षा 4 में इसके बारे में दिया गया, जिसका जो नेता होता है वो हथनी होती है। हाथियों के झुंड का जो नेता होता है वो हथनी होती है। ये एनसीईआरटी में है, मैंने पूरा प्रश्न बैंक आपको एनसीईआरटी से ही टाइप करवाया है। वो कौन है? हथनी होती है। और जब ये कोई भी हाथी 14 से 15 साल का हो जाता है, 14 से 15 वर्ष का हो जाता है, तब वह क्या होता है? झुंड छोड़ देता है। दो बात याद रखिएगा, उनकी जो संख्या होती है वो 10 से 12 होती है, लेकिन ये उम्र होती है 14 से 15। जब वो 14 से 15 साल हो जाते हैं तो वो अपना झुंड छोड़ देते हैं, मतलब फिर अकेला हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है, 14 से 15 वर्ष तक वो एक झुंड में रहते हैं। तो झुंड की वर्ष जो ये वर्ष था, लेकिन जो संख्या पूछा है वो 10 से 12 होगा, जिसकी बुजुर्ग हथनी होती है नेता। ठीक, और ये मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की तरफ। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। भैया पैसा नहीं लगता, आप मानिए इस बात को। वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए यार। इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत से प्रश्न बैंक तैयार कराते हैं, एक प्रश्न इतना आसानी से तैयार नहीं होता। ठीक है, आपको पैसा नहीं कटेगा। मैं आगे बढ़ूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दें, सभी लोग। और डेली क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, बार बार मुझे ना कहना पड़े। ये क्लास प्रतिदिन रात 8:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। जी हाँ, ये क्लासेस लाइव चलती हैं। तो सभी लोग फटाफट बिना समय गंवाए बताएं मालिक कितनी क्या होगा। अच्छा, आप लोगों ने एकदम सही बताया, मतलब किसी का भी जवाब गलत नहीं, मतलब सभी लोगों ने सही बताया। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर दिया है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। यह एनसीईआरटी का डाटा है, लेकिन वास्तव में कितना है? ऊपर मैंने बताया 8,848 मीटर है। और ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? नेपाल में हिमालय को किस नाम से जानते हैं? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दें। ठीक, ये एनसीईआरटी में दिया गया, इसलिए मैंने इसको गोला कर दिया। मत कहिएगा सर को आता नहीं क्या। जी हाँ, इसे सागर माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माता के नाम से जानते। किस नाम से? सागर माता के नाम से जाना जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक दिन में मैं केवल 10 प्रश्न कराता हूं, लेकिन 10 प्रश्न जो होते हैं वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। यह पीडीएफ जब आपको प्राप्त होगा, इस पीडीएफ की सबसे बड़ी विशेषता है, इसके जैसे फेसबुक पे क्लिक करके फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे क्लिक करके टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ठीक है, निम्न में से वैज्ञानिक को मलेरिया परजीवी की खोज के लिए 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला।
तो यह भी एनसीईआरटी में है। मैंने आपको बार बार कहा हम प्योर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और ये क्लास प्रतिदिन रात 8:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसकी सभी लिंक टेलीग्राम पे मिलती है। और क्लासेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, जैसे मैथ्स जूनियर की मैथ चल रही है और सीडीपी क्लास चल रही है, बाकी हिंदी शिक्षण भी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी क्लास जो है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिलता रहेगा। तो भैया फटाफट कमेंट करें इसका उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताएं क्या होगा। प्रश्न नंबर 10 सभी लोग बताएं। ये एनसीईआरटी में है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे या ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स आपने घर बैठ के मंगाया होगा या ऑनलाइन कोर्स में आपको मिला होगा, जी हाँ एकदम राइट आंसर। इसका उत्तर होगा रोनाल्ड रॉस इज ए राइट आंसर। रोनाल्ड रॉस एकदम सही जवाब है। निम्न वैज्ञानिक को मलेरिया परजीवी की खोज करने के लिए 1902 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का भी जिक्र एनसीईआरटी में है, चार्ल्स डार्विन इनका भी एनसीईआरटी में जिक्र है। ठीक है, सभी क्लास की नोट्स आपको मिल जाएगी लर्निंग विद दुर्गेश पर। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344667 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, चार्ल्स डार्विन और ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरी बात ये बताइए, मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है? मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है? वह वृक्ष प्रायः कहां पाए जाते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। कल से मैं प्रश्न की संख्या 20 करूंगा, आज तो नहीं, कल से मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊंगा जब आप लोगों की संख्या बढ़ाएंगे। एक दिन में आप 10 लोग को जोड़िए यार, कम से कम 10 लोगों को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जोड़िए, इतना तो कर सकते हैं। एक दिन में 10 लोग को ऐड करिए एक्स्ट्रा। देखिए मलेरिया की जो दवा होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से मलेरिया की दवा बनती है। कल से 2 क्लास ऐड करेंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी पेडोलॉजी से, 10 क्वेश्चन ईबीएस पेडोलॉजी से। ये सही रहेगा? आप लोग जरा कमेंट करके बताएं। 10 क्वेश्चन मैथ पेडोलॉजी करा दें, 10 क्वेश्चन ये करा दें, 20 क्वेश्चन आपको करा दें, ये सही रहेगा। सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, लेकिन उसके लिए आप शेयर करिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए। ठीक है, विद्या माई कसम सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जितने लोग लाइव हैं वो तो लाइक कर दें, पैसा नहीं कटेगा यार। चलिए, तो यहाँ से आज प्रश्न सीरीज खत्म होती है। इसके बाद मिलते हैं 9:30 बजे। 9:30 बजे जीएस की महाभारत सीरीज में सभी प्रश्न बैंक के यहाँ पे उत्तर दिया गया, उत्तर की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, बाकी प्रश्न की स्क्रीनशॉट करते चलिएगा और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 बजे हम लोग लाइव होंगे, तो वहाँ पे ये जानेंगे सीटेट के किताब कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे पढ़ें। आज 9:30 बजे लाइव होंगे, जहाँ पे हम सीटेट से जुड़े प्रश्न का जवाब देंगे। सीटेट की परीक्षा कब होगी, सीटेट की परीक्षा कब होगी और सीटेट की नोट्स कैसे पढ़ें, उसके लिए 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साथियों को जिन्होंने ई लर्निंग विद दुर्गेश को लाइक किया है, जिन्होंने शेयर किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल से मैथ पेडोलॉजी और ईवीएस पेडोलॉजी इन दोनों क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलेगी। विद्या माई कसम आप लोग नौकरी लेकर रहिए, इतनी मेहनत करी नौकरी आपके घर तक चल कर आए। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आप सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास खत्म करते हैं, कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा। 9:30 बजे सीटेट के लिए लेकर आएंगे कि सीटेट परीक्षा कब होगी और ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स कैसे पढ़ी जाए। चलते हैं, बहुत बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। कल की क्लास 8:30 बजे होगी, कल क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी। जय हिंद जय भारत। सभी क्लास की टाइमिंग टेलीग्राम पे बताएगी, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर ले, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बाय बाय, अब चलते हैं। जय हिंद जय भारत।